गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आज की आपकी वर्कशीट्स को। तो ये आज की 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स है। वर्कशीट नंबर 25 पहली वर्कशीट मैथमेटिक्स की है, क्लास 9th इंग्लिश मीडियम। द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तीन साइडों वाली किसी भी एक फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन एंड परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन। तो इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन एंड परपेंडिकुलर समझेंगे। तो वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑब्जर्व इट केयरफुली। टेक अ ट्राइंगल एबीसी। तो हमने एक ट्राइंगल एबीसी लिया। मार्क द मिड पॉइंट डी ऑफ द साइड बीसी। तो इस बीसी के मिड पॉइंट को डी मार्क किया। जॉइन वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट डी। अब इस ए को इस मिड पॉइंट डी से जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो ये ए डी बना, ये क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इन ज्योमेट्री अ मीडियन इज ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। तो दो साइडों के बिल्कुल बीच, जैसे यहां दो साइडों के बीच पॉइंट था ए, इस ए पॉइंट से सीधी लाइन हमने जब खींची तो वो डी पॉइंट को मिड पॉइंट पे काटती है और उसको हम मीडियन कहते हैं। और एक ट्राइंगल के मैक्सिमम 3 मीडियन, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं। अब वो कहता है ब्रेन टीजर, फाइंड आउट वेदर द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। तो बेटा अगर मीडियन मिड पॉइंट के बीच में खींचना है तो मिड पॉइंट तो बाहर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हमेशा इनसाइड ही होगा। तो याद रखिए, मीडियन हमेशा इनसाइड होता है। डू द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये भी आपको बता दूं कि ये इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे। कैसे? जैसे ये वाली लाइन खींचूंगा तो ये यहाँ से आएगी, ये खींचूंगा तो ये ऐसे आएगी। तो ये सेम पॉइंट पे बीच में इंटरसेक्ट करते हैं। नेम द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। तो उस पॉइंट को हम सेंटर सर्कल का मिड पॉइंट ही कहेंगे। समझ में? उसको हम सर्कल का मिड पॉइंट ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे है नाउ यू ट्राई। तो ट्राई कर लेते हैं। नेम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो जिस पे वो कट करते हैं नेम द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसका पहला मीडियन है ये वाला यानी कि पी बी, दूसरा है ये वाला यानी कि क्यू सी, और तीसरा है ये वाला यानी कि आर ए। तीनों पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। वी आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन इन ट्राइंगल डी ई एफ, ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो इसको देख लेते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ, ये रहा हमारा ट्राइंगल डी ई एफ। अब उन्होंने क्या किया कि डी जी से एक सीधी लाइन खींची जो जी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। द लाइन सेगमेंट डी जी इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ। इन ज्योमेट्री लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। इसको क्या कहेंगे बेटा? डी जी को ऑल्टीट्यूड कहेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना दी है। अब ब्रेन टीजर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्टीट्यूड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ ट्राइंगल। तो बेटा ऑल्टीट्यूड एक बनेगा यहाँ से, एक हो सकता है यहाँ से, और एक हो सकता है यहाँ से। अब हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकता है सेम ना हो। तो 3 हो गए। नेम द पॉइंट वेयर ऑल द 3 ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट। तो जहां ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे बेटा उसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जिस पे ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ना यू ट्राई नेम द ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर दिख रहा है, इसके ऑल्टीट्यूड, पहला ऑल्टीट्यूड होगा ये यानी कि ए बी, सॉरी पी बी, पी से शुरू होगा बी पे ख़त्म होगा। एक होगा आर ए और एक होगा क्यू सी। तो ये आपके सामने हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए दोनों, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए यही जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऐसा ही डायग्राम बनेगा ये वाला, ये वाला 3 मीडियंस वाला। अब आप कहोगे सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? कुछ भी फ़र्क नहीं बेटा। बहुत सारे ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम नहीं होता।
तो आप अभी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है ड्रॉ ट्राइंगल एंड कंस्ट्रक्ट 3 ऑल्टीट्यूड्स। तो आप अपना यही ट्राइंगल पी क्यू आर बनाएंगे, ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही इसके अंदर सेम है। आप 2 बार डायग्राम बनाएंगे, एक बार आप एंगल दिखाएंगे तो ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, एंगल नहीं दिखाएंगे तो ये मीडियन वाला डायग्राम हो जाएगा। यही डायग्राम बनाना है लेकिन 2 बार बनाना है। तो मुझे लगता है ये तो आप कर लेंगे। कीजिए फटाफट अपनी स्क्रीन को पॉज और कर लीजिए। फिर हम अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं आपकी आज की अगली वर्कशीट पे, जो कि मेरे हिसाब से विज्ञान की होनी चाहिए। बिल्कुल विज्ञान की है, साइंस की है। तो वर्कशीट जो आज की है वो माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में है। तो क्वेश्चन जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि जिज्ञासा दीदी, वेयर डज अ सेल गेट्स एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शंस एंड हाउ। तो बेटा जैसा आपको पता है हमको किसी भी काम को करने के लिए चाहिए होती है खूब सारी एनर्जी। तो ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से यही पूछा कि ये जो हम इतना सारा काम करते हैं इसको करने के लिए जो हमको एनर्जी चाहिए होती है, तो सेल को भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सेल को वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो सेल है वो इस एनर्जी को कहाँ से लेके आता है। तो जिज्ञासा दीदी उसे बताती है कि बेटा जो सेल की सारी एनर्जी होती है वो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस होता है, इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम वही करता है। तो ज्ञान, दिस वर्क इज परफॉर्म बाय अ सेल ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन सबको बनाता है एटीपी के फॉर्म में, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस या एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आगे है एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो एटीपी जो होती है वो सेल के अंदर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। और कैसे बनती है? रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। तो आगे देखिए, द बॉडीज यूज स्टोर्ड एनर्जी इन द एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। और इसी एटीपी को हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा वो बिल्कुल गोल होती है, उसमें कोई होल नहीं होता, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। क्यों फोल्डेड होती है? क्योंकि उस इनर मेम्ब्रेन पे एनर्जी बनती है। जैसे अगर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, समझ में? अब इस अंदर की मेम्ब्रेन को ऐसे होने का फ़ायदा क्या होता है कि अंदर एनर्जी बनती है, तो जितने फोल्ड होंगे उतनी एनर्जी ज़्यादा बन पाएगी। और बाहर की जो एरिया होती है, बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सरफेस प्रोवाइड करती है, मतलब बाहर जो होती है वो सिर्फ सिक्योरिटी है, अंदर एनर्जी बनती है। आगे बढ़ते हैं। दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल दैट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी अपना होता है। देयरफॉर इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाती है। दीदी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल? अब वैक्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ज्ञान, we know that vacuoles are small sized or absent in plant cells, but in plant cells, in animal cells, but in plant cells they are very large in size and generally centrally located in the cell. होता क्या है कि वैक्यूल्स के साथ क्या होता है कि अगर एक प्लांट सेल ऐसा है तो प्लांट सेल में इतना बड़ा वैक्यूल हो जाता है। सेल का 50-60% वो खुद ही ऑक्यूपाई कर लेता है वैक्यूल, और बाकी के बचे हुए हिस्से में सेल होता है। तो बट इन प्लांट सेल्स दे आर ऑफ वेरी लार्ज साइज एंड जनरली centrally located in the cell. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो प्लांट सेल में ये सेल को टर्जिडिटी, हिम्मत प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन, शुगर एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन इट विच आर इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ प्लांट सेल। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ vacuoles is known as टोनोप्लास्ट. It keeps the content of the cell sap separate from the cytoplasm of the cell. In unicellular organisms, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some waste from the cell. तो ये समझ लीजिए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में तो वैक्यूल्स का और भी इंपॉर्टेंट काम होता है। अब याद रखिए, जो वैक्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये सेल के बाहर की चीज़ों को इस वैक्यूल से अलग रखती है। यूनिसेल्युलर यानी कि एक सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वैक्यूल्स के और भी काम होते हैं।
एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना, वेस्ट को सेल से बाहर निकालना। अब चेक कर लेते हैं व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बेटा यहीं पे हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि ऑल नेसेसरी energy required for various chemical activities to perform different life processes is released by mitochondria for life in the form of ATP. Mitochondria provides energy to the cell by producing ATP, therefore it is known as powerhouse energy plant of the cell. क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी बनाती है इसीलिए इसको पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह आपका हो गया आज का पहला आंसर। कर लीजिए इसको नोट डाउन। हम दे रहे हैं आपको पूरे 5 सेकंड का टाइम। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे प्रश्न की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है नेम वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो मैं कहूंगा ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज लाइक सेल डिवीजन। तो एक एक्टिविटी का मैंने नाम भी लिख दिया जैसे सेल डिवीजन है। अगला है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अगला है नेम 3 substances stored in vacuoles of a plant. तो many substances such as amino acids, various organic acids, some proteins, sugar etc. are stored in its and that is important for life of plant cell. तो ये सारे के सारी चीज़ें जो होती हैं वो vacuoles के अंदर stored होती हैं। तो हमने कर लिए। एक के बीच का थर्ड क्वेश्चन रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 5th है। थर्ड क्वेश्चन है वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। तो ये रहा, यहां से आपका 4th आंसर बनेगा। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो हमारी साइंस की वर्कशीट भी होगी बच्चों कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं आपकी आज की वर्कशीट पे, जो कि है हिंदी की। तो हिंदी में आज हम उसी चैप्टर को वापस सांवले सपनों की याद जो चैप्टर था उसी के एक अगले पद्यांश को आगे पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गवैया उसके बारे में, हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो अब प्रश्न देख लेते हैं। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, मैंने सीधा प्रश्न भी ले आया हूँ। पहला है कि सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ स्पैरो। दूसरा है लोग लॉरेंस की मौत के बाद उसकी पत्नी से क्या चाहते थे। तो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तीसरा है कि फ्रीडा ने लोगों की बातों का क्या उत्तर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा तीसरा उत्तर है ये, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गरैया लॉरेंस के बारे में ढेर बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था।
मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए इतना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, हम दोनों की ही के बारे में ज़्यादा जानकारी रखती है। तीसरा हो गया। अब चौथा प्रश्न है बेटा, गतिविधि है, आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा, उस पक्षी के गुण और व्यवहारों के संबंधित 10 पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखिए। अब मैं आपके सामने आपके साथ एक साझा करने वाला हूं जिस पक्षी के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप उन बातों में से चुनकर जो आपको अच्छी लगे उन सब बातों को लिख सकते हैं। तो पहले ये ऊपर के प्रश्न लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर। तो आपके सामने है गौरैया की कहानी। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। तो 20 मार्च के दिन ये एक आर्टिकल आपके सामने है जिसमें आपको बताया गया कि गौरैया की सहचरी क्या होती है, संकट किन बातों से है उसको, इसके अनेक नाम होते हैं। सिंधी में इसको झिरकी कहते हैं, पंजाब में इसे चिड़ी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी। तो ऐसे अलग अलग नाम इसके हैं और हम कैसे इसको बचा सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं में से चुनकर 10 बिंदु हेडिंग के साथ लिख लीजिए। सहचरी के 2 बिंदु लिखिए, संकट के 4 बिंदु लिखिए, चिड़िया के 3-4 नाम लिखिए और इसको बचाने के 4 तरीके लिखिए। आपके 10 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा इसको। गौरैया की कहानी आपके सामने है। हम आपसे मिलेंगे कल सुबह कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।